तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सब लोग। मैं सौरभ सर आप सभी लोगों के लिए फिर से वापस से पार्ट 2 ऑफ रिसोर्सेज क्लास 8 चैप्टर। मैंने जैसा बताया ना कि आपको पहले वाले चैप्टर में तो मजा आया ही आया होगा, मतलब सॉरी पहले वाले पार्ट में तो मजा आया ही आया होगा। अब सेकंड पार्ट जो है उसको शुरू करते हैं और इस पार्ट में हम इस चैप्टर को क्या करेंगे, कंप्लीटली खत्म कर देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पढ़ा था और मुझे नहीं लगता कि मैं उसको वापस से एक्सप्लेन करूं। जिन लोगों ने नहीं देखा वो उसको पहली वीडियो से देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे की बात जो है वो हम आज इस वीडियो में शुरू करेंगे। तो देखो सबसे पहला जो है, जैसे मैंने टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में आपको पहला ही पॉइंट पढ़ाया था क्या, नेचुरल रिसोर्सेज। आज की क्लास में हम नेचुरल रिसोर्सेज को ही शुरू करेंगे। नेचुरल का मतलब जो होता है, आप वैसे अगर जनरली समझो तो ऐसी चीजें जो डायरेक्टली किससे बिलोंग करती है, नेचर से। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं हिंदी में लिखें अगर हम इसको तो प्राकृतिक, जो कि हमारे डायरेक्टली नेचर से कनेक्ट करती है। ठीक है, अब देखो नेचर इज द ओरिजिनल बेसिस ऑफ ऑल रिसोर्सेज। ये बात तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो नेचर है वो सभी रिसोर्सेज का क्या है, मेन ओरिजिनल है, ओरिजिनल बेसिस है। ठीक है, मतलब रिसोर्सेज की शुरुआत, जितने भी रिसोर्सेज हमें मिलते हैं वो जनरली किससे मिलते हैं, नेचर से ही मिलते हैं। ठीक है, नेचर हैज प्रोवाइडेड अस सनलाइट 1, एयर 2, 3 एंड एटसेट्रा। नेचर हमें कई सारे रिसोर्सेज देता है, जैसे आपका सनलाइट हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, और इसके बाद आप लोगों को सनलाइट, एयर, वाटर और सोलर एनर्जी हो गई आपकी। ठीक है, विंड एनर्जी हो गई। ये सारे रिसोर्सेज आपको सर डायरेक्टली नेचर से मिल जाते हैं और इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं और इनमें कोई भी चीजों को ऐड ऑन ना करते हुए। मतलब जनरली अगर मैं बताऊं तो नेचुरल रिसोर्सेज की डेफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हो, रिसोर्सेज which are drawn from nature, and used without much modification। रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम क्या करें, डायरेक्टली नेचर से लेते हैं और उनमें हम कम मॉडिफिकेशन करके डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। वो भी यहाँ पर भी वही लिखा है कि हम इन रिसोर्सेज को डायरेक्टली यूज करते हैं और जिसमें हम कोई भी ज्यादा वैल्यूज को ऐड नहीं करते। ठीक है, इसके अलावा जो ये सारे रिसोर्सेज हैं वो सारे हमें कहाँ से मिले हैं, नेचर से मिले हुए हैं। ठीक है, इसलिए उनकी हमें केयर करनी चाहिए। आज के समय में जो आज का विश्व है, जो आज का एनवायरनमेंट है वर्ल्ड का, वो पूरी तरीके से क्या बन चुका है, एक रिसोर्स बन चुका है। वी यूज दिस गिफ्ट ऑफ नेचर टू सेटिस्फाई अवर नीड्स। हम इन चीजों का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं। और एक चीज मैं आपको और बताऊं कि इस वर्ल्ड में आपको एवरीथिंग, जो भी चीज आपको दिख रही है वो सारी चीजें आपके लिए क्या है, एक रिसोर्स ही है, क्योंकि वो किसी ना किसी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप में आपके साथ जुड़ी हुई है और आपके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, नाउ अनदर थिंग, रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स की आपको अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन चाहिए हो तो नेचुरल रिसोर्स की आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन मैंने यहाँ से लिख दी है। ठीक है, नेचुरल रिसोर्स की डेफिनेशन हो गई और इसमें एग्जाम्पल आप लिख लेना, एयर, वाटर और ईटीसी। क्लियर, चल आगे आते हैं। अब नेचुरल रिसोर्सेज के जो मैंने टाइप्स बताए थे, जैसे मैंने कहा था कि नेचुरल रिसोर्सेज के क्या है, दो टाइप है। नेचुरल रिसोर्सेज के कितने टाइप है, दो टाइप है, एक रिन्यूएबल रिसोर्स और एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। अब रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है, तो देखो, ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। मैंने क्या बताया कि हमने जरूरत के हिसाब से नेचुरल रिसोर्सेज को क्या किया है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है आपका रिन्यूएबल रिसोर्स और एक है आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ठीक है, अब रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, तो समझो कि ऐसे रिसोर्सेज जो क्या हो जाए, रिन्यू हो जाए। ठीक है, क्विकली, उनको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। रिन्यू मतलब दोबारा से बन जाए। देखो मैं यहाँ हिंदी में लिख देता हूं आप लोगों के लिए, क्या हो जाए, दोबारा से बन जाए। ठीक है,
ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं? ऐसे रिसोर्सेज को हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे आपका एग्जांपल है, तो सबसे अच्छा एग्जांपल इसमें मैं बताऊं आपका, तो आपका वाटर है। वाटर साइकिल जो आप लोगों ने देखी होगी कि पानी क्या होता है? वेपराइज होता है, ठीक है, वेपर्स बनते हैं, ठीक है, वेपर्स बनने के वेपर्स ऊपर जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद वो ऊपर कंडेंस होके फिर वापस नीचे आ जाता है। मतलब जल्दी जल्दी एक महीने में जो बरसात हो, एक साल में जो बरसात होती है, वो उस पानी को वापस से बना देती है। तो ये रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज जो क्या करें, जल्दी से जल्दी बन जाए, जल्दी से जल्दी रिप्रोड्यूस हो जाए, या जल्दी से जल्दी रिन्यू हो जाए, उन रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं? उन रिसोर्सेज को नाम रखते हैं हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज। क्लियर? अब इसमें आ जाओ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? एग्जॉस्टिव टाइप, एज दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस देमसेल्फ। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो खत्म हो सकते हैं, ठीक है, अगर हम उनको यूज कंटिन्यू करते रहेंगे। दो रिसोर्सेज विच कैन गेट एग्जॉस्टेड इफ दे यूज टू मच और दे कैन नॉट रिन्यू देमसेल्फ। ऐसे रिसोर्सेज जिनका हम इस्तेमाल करते रहते हैं, तो वो क्या होंगे बेटा? वो अपने आप को वापस से रिन्यू नहीं कर पाएंगे और वो क्या हो जाएंगे? एग्जॉस्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं, तो जो आपका कोयला है, लकड़ी वाला कोयला नहीं, जो पत्थर वाला मोटर वाला कोयला मिलता है, जो हमें खदानों से मिलता है, वो कोयला हो गया आपका। आपका पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, ईटीसी, ये सारे जो है वो क्या है? ऑब्वियसली आपके लिए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्यों? क्योंकि ये बेटा अगर इनको यूज करते चलेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। और इनको बनने में ऐसा नहीं होता जैसे पानी बनने में 1 साल में बरसात होगी, बन गया पानी वापस से। इनको बनने में क्या होता है बेटा? इनको बनने में थाउजेंड ऑफ ईयर्स लगती है। कितने साल लगते हैं? हजारों साल लगते हैं, तब जाके ये बन पाते हैं, ठीक है। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एक तो एग्जॉस्टिव होते हैं और उनको बनने में भी काफी समय लगता है। मैन मेड रिसोर्स, मैंने जो रिसोर्सेज थे उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। जब हमने जो रिसोर्सेज थे उनको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। कौन कौन से? एक नेचुरल रिसोर्स, ठीक है, और एक ह्यूमन मेड रिसोर्स। ऐसे रिसोर्सेज जो किसके द्वारा बनाए गए हैं? ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा बनाए गए हैं। एग्जांपल पे देखें तो कई सारे नेचुरल रिसोर्स जो है, देखो नेचुरल रिसोर्सेज का बात अगर हम करें तो नेचुरल रिसोर्सेज को हमने ही मॉडिफाई करके उनको अपने यूजफुल के लिए बनाया है, ठीक है। सपोज करो कि यहाँ पहले अर्थ थी, ठीक है, अर्थ पर एयर, वाटर, कोल, पेट्रोलियम सब कुछ था। एयर भी थी, वाटर भी था, कोयला भी था, पेट्रोलियम भी था, सब कुछ था, पर ह्यूमन बीइंग्स नहीं थे। ह्यूमन बीइंग्स जब आए तो उन्होंने इन चीजों में क्या किया? मॉडिफिकेशन किया, और मॉडिफिकेशन करने के बाद इन चीजों का इस्तेमाल अपने लिए क्या कर लिया? यूजफुल बना लिया, ठीक है, अपने लिए इनको क्या बना लिया? यूजफुल बना लिया। एंड देन आफ्टर ये रिसोर्स बन गए। अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि मोस्ट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज इन्वॉल्व वेरियस प्रोसेस टू मेक देम यूजफुल। कई सारे नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारी प्रोसेस लगती है, तब हम उनको यूजफुल बना पाते हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स, हम इंसानों के पास क्या है? नॉलेज है, स्किल्स है और कैपेसिटी है कि हम नेचुरल सब्सटेंस को चेंज करके क्या बना सके? एक यूजेबल रिसोर्स बना सके। एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊं तो जो आपका पेट्रोलियम है, ठीक है, ये आपको ऑयल के तौर पर मिलता है। क्या आप उसको डायरेक्ट बाइक में डाल सकते हो? नहीं डाल सकते। डायरेक्टली उसका यूज कर सकते हो? नहीं कर सकते। उसमें से हम क्या करते हैं? उसमें से हम पेट्रोल को अलग करते हैं टेक्नोलॉजी की हेल्प से, ठीक है। उसके बाद हम उसमें से डीजल को अलग करते हैं, ठीक है। उसमें से हम फिर केरोसिन अलग करते हैं, ठीक है। फिर उसमें से हम ग्रीस अलग करते हैं और गैसेस वगैरह भी हमें उसमें से मिल जाती है। तो ओवरऑल कहने का मीन्स ये है कि नेचर में चीजें तो प्रेजेंट है, पर उन चीजों में मॉडिफिकेशन करके हमने उनको क्या किया? अपने यूजफुल के लिए बना लिया है, ठीक है। अब देखो एग्जांपल मैंने आपको बताया, एक एग्जांपल मैंने ये बताया, एक एग्जांपल और समझ लो कि जो मेटल्स हैं वो कई सारे और फॉर्म में रहते हैं, कच्चे फॉर्म में रहते हैं। जैसे आपका आयरन है,
ठीक है। आयरन आपका जनरली क्या होता है, ओर फॉर्म में होता है और उसको हम प्रोसेस करके उसको अपने यूज के लिए बनाते हैं। आयरन क्या था, तब तक कोई रिसोर्स नहीं था, या फिर ये समझो कोई भी और तब तक एक रिसोर्स नहीं था जब तक ह्यूमन बीइंग्स ने ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बनाई कि वो क्या कर सके, डायरेक्ट मेटल एक्सट्रैक्ट कर सके उस मेटेलिक ओर से। जो चीज मैंने पहले बोली वही मैं अभी फिर वापस से दोहराता हूं कि आपके पास नेचर में पहले से ही कई सारी चीजें प्रेजेंट थी। ऐसा नहीं है कि नेचर फर्स्ट टाइम आपको दे रहा हो, नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट थी, पर आपने उनको यूजफुल कैसे बनाया, ह्यूमन बीइंग्स ने अपनी स्किल्स के थ्रू, अपनी टेक्नोलॉजी के थ्रू और अपने नॉलेज के थ्रू उनको यूजफुल बनाया था। ठीक है, अब देखते हैं। अब यहां पर कहानी सुनो इस पॉइंट के बाद। द नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड टू मेक बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरीज, ऑटोमोबाइल्स, ships, etc. It can be called human made, man made resource. Technology is also a man made resource. यहां समझो तो क्या कहने का मतलब है, कहने का मतलब यहां पर सिंपली जनरली ये है कि ह्यूमन मेड रिसोर्स को बनाने के पीछे जो जिन रिसोर्सेज का इस्तेमाल होता है वो ऑलरेडी क्या होते हैं, नेचुरल रिसोर्स ही होते हैं। ठीक है, क्योंकि बिल्डिंग बनाने के लिए सीमेंट चाहिए, ईंटें चाहिए, वो सारी नेचर से ही मिलती हैं। ब्रिजेस बनाने के लिए आयरन चाहिए आपको, वो भी नेचर से मिलता है। रोड बनाने के लिए आपको गिट्टी, सीमेंट, डंबर चाहिए, वो भी आपको नेचर से ही मिलता है। मशीनरीज बनाने के लिए जो आयरन, स्टील चाहिए वो भी आपको नेचर से ही मिलता है। तो ये है तो ह्यूमन मेड रिसोर्स या फिर मैन मेड रिसोर्स, पर ये बने किससे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज की हेल्प से ही बने हुए हैं। ठीक है, एक सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं इसको लिख दूं आपके लिए तो उसका लिखने का क्या होगा कि रिसोर्सेज विच आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स after doing some modification in natural resources, नेचुरल रिसोर्सेज में हमने कुछ मॉडिफिकेशन की और देन फिर उसको हमने यूज किया। ठीक है, और फिर उन्हें हमने क्या नाम दे दिया, मैन मेड रिसोर्सेज नाम दे दिया। क्लियर, चलो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में देखिए, ये ह्यूमन मेड रिसोर्सेज नहीं है। ठीक है, ये ओनली ह्यूमन रिसोर्स है। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हमने पढ़ लिया। एक ह्यूमन रिसोर्स भी है, वो भी समझ लेते हैं वो क्या है। तो देखिए ह्यूमन बीइंग जो है वो हमारी अर्थ पर सबसे इंपॉर्टेंट तो है और सबसे अल्टीमेट रिसोर्स है अर्थ पर। मतलब हम इंसान, अगर मैं ये बात करूं तो ये गोलू है, और ये गोलू जो है ना वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है अर्थ पर। ठीक है, कैसे है तो कैसे देखो, ह्यूमन बीइंग्स कैन एक्सप्लोर, हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, हम चीजों को बनाते हैं, ठीक है, और फिर नेचुरल रिसोर्सेज को कन्वर्ट करते हैं किसमें, यूजफुल गुड्स, जैसी उसकी जरूरत है उस हिसाब से हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। उसकी कैसी एबिलिटी है, कैसी उसकी कैपेसिटी है, क्या उसकी डिमांड है, इस तरीके से हम नेचुरल चीजों को यूज करके हम क्या करते हैं, उसको अपने इस्तेमाल के लिए बनाते हैं। Thus the people who are the human resources have to be healthy, educated and skilled. अब ये कहानी के लिए थोड़ा सा मैंने जो पीछे आपको बताया था यहाँ पे उसको रिवाइज कर लो कि हमने क्या किया है, हमने रिसोर्सेज को यूज किया, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज किया और उन्हें उनकी एबिलिटी के थ्रू हमने क्या किया, पहचाना और उनकी डिमांड के थ्रू हमने उनका यूज करना शुरू किया। आयरन ओर है आपका, इस आयरन ओर में से हमने क्या किया, इस आयरन ओर में से हमने आयरन को निकाला बाहर। अब हमने उस आयरन को एक रिसोर्स बनाया, किस लिए, क्योंकि वो बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड सब कुछ बनाने के काम में आता है। तो हमने क्या किया, हमने आयरन को उसकी कैपेसिटी, उसकी एबिलिटी के थ्रू हमने क्या किया, जस्टिफाई किया कि ये हमारे लिए कैसे यूजफुल होगा। ठीक है, पर वो किया किसने, हमने। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम भी एक क्या है, अल्टीमेट रिसोर्स है, हम भी एक बहुत बेहतरीन कह सकते हैं कि हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि दूसरी चीजें यूजफुल तब बन पाएंगी जब हम उनको अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे। और इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, हमारे पास स्किल्स, टेक्नोलॉजी, सारी चीजें होनी चाहिए।
प्लस जैसे हमने आयरन का एग्जांपल लिया तो आयरन की क्वालिटीज देखते हुए हमने क्या डिसाइड किया कि वो एक अच्छा रिसोर्स है। ऐसे ही ह्यूमन बींग्स भी एक अच्छा रिसोर्स कब बनता है, जब वो हेल्दी हो, एजुकेटेड हो और स्किल्ड हो, मतलब मजबूत होना चाहिए, दमदार। अगर कोई व्यक्ति बीमार होगा तो वो क्या कोई काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। हेल्दी होना चाहिए, स्किल्ड, उसमें टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, एजुकेटेड, पढ़ा लिखा होना चाहिए, वरना पता चले कौन सा केमिकल किसी में मिलाया और हो गया ब्लास्ट, धमाका, खत्म कहानी। ठीक है, चलो। ह्यूमन बींग्स आर द ओनली वन हु कैन क्रिएट मोर रिसोर्सेज, सही बात है। हम इंसान ही एक ऐसे हैं जो और ज्यादा से ज्यादा रिसोर्स बना सकते हैं, ठीक है। और उनका जो बेस्ट यूज करना जानते हैं वो कौन जानते हैं, हम ह्यूमन बींग्स ही जानते हैं। Human resources actually refer not only to the numbers but also to the physical and mental abilities of the pupil. ह्यूमन रिसोर्स में केवल लोगों की संख्या ही नहीं आती, उसमें बाकी के लोग भी आते हैं। जैसे संख्या तो आती ही आती है, उसके अलावा लोगों की जो सोचने की क्षमता है, जो आईक्यू लेवल है वो कितना अच्छा है, वो भी उस चीज में काउंट किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट आ जाइए। तो जो ह्यूमन रिसोर्सेज है डेवलपमेंट, वो केवल तभी हो सकता है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज जो है उनका डेवलपमेंट कब हो सकता है, तो वो केवल तब पॉसिबल है जब हम क्या करें, उनकी स्किल्स को बढ़ाएं। ठीक है, और उनकी स्किल्स को कैसे बढ़ाया जा सकता है, एजुकेशन से और ट्रेनिंग से। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज बिल्कुल नेचुरल रिसोर्सेज की तरह है। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है, बिल्कुल नेचुरल रिसोर्सेज की तरह है, और ये पूरी अर्थ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर जगह सब जगह ही पढ़े लिखे लोग हों, ठीक है, कहीं पर कम पढ़े लिखे होते हैं, कहीं बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं होते। तो जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो भी अर्थ पर पूरी तरीके से फैले हुए हैं, बट किस तरीके से, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। ठीक है, एक तरीके से सभी लोग पूरी अर्थ पर नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो जगह जगह बदलते हैं। कैसे बदलते हैं, देखो, कहीं पर उनकी एजुकेशन से डिवीजन हो जाता है, कहीं उनकी उम्र से, कहीं उनके सेक्स की, वो मेल है या फीमेल है। ठीक है, कहीं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वो कैसे रहते हैं, इस तरीके से हम उनके बीच में भेदभाव मतलब कहने का है कि उनको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ठीक है, और नेचुरल रिसोर्सेज भी अर्थ पर पूरी तरीके से एक जैसे तो पाए नहीं जाते। क्यों? क्योंकि कहीं किसी का एरिया अलग होता है, कहीं कोई मेटल मिलता है, कहीं कोई मेटल नहीं भी मिलता है। ठीक है, चलो। कंजर्विंग रिसोर्सेज, आप देखो, मैंने अभी आपको बताया कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो क्या करते हैं, समय के साथ साथ खत्म हो जाते हैं। अगर हम उनको यूज ही करते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो जनरली खत्म हो जाएंगे। ठीक है, उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस के लिए हमने बनाया है कंजर्विंग रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को बचाना। ठीक है, क्या करना, बचाना। फर्स्ट पॉइंट है, यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिव देम टाइम टू गेट रिन्यू इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अगर आपसे रिसोर्स कंजर्वेशन की डेफिनेशन पूछी जाए तो क्या है कि रिसोर्सेज को पहले तो हमें केयरफुली यूज करना है, दूसरा उन्हें हमें टाइम देना है कि वो क्या हो जाए, रिन्यू हो जाए। उसी को हम रिसोर्स कंजर्वेशन कहते हैं। इसके साथ एक चीज और है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका भी क्या मतलब है, तो इसका मतलब यह है कि हमें रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करना है, प्लस उनको फ्यूचर के लिए बचा के रखना है। उसी को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अच्छा, मैं बताऊं आपको, आपके घर पर 1 कुंटल आटा आया, ठीक है, उस 1 कुंटल आटे का क्या मीन्स है कि आप उसको एक दिन में यूज कर लोगे, नहीं करोगे। क्यों? आप उसको आज रखोगे, आज खाओगे और बर्बाद भी नहीं करोगे, उसको यूज करोगे अच्छे से और उसको बचा के रखोगे फ्यूचर के लिए। तो ये आपके लिए क्या है, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, स्थिर विकास है आपका। ठीक है, देयर आर मेनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज। कई सारे तरीके होते हैं रिसोर्सेज को कंजर्व करने के, जिसमें फर्स्ट वाला है आपका कि हर पर्सन क्या करे, अपनी कंजम्पशन लेवल को कम करे, यूज करना कम करे। ठीक है, रिसाइकलिंग में बिलीव करो और रीयूज में बिलीव करो। चीजों को तोड़ मोड़ के दोबारा एक नई चीज बना लो, फिर इस्तेमाल कर लो, और एक चीज है उसको दोबारा से यूज कर लो। ठीक है, अल्टीमेटली इट मेक्स अ डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लाइव्स आर लिंक्ड। और इस पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है क्योंकि हम सभी का जीवन क्या है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है,
रिसोर्स कंजर्वेशन की जरूरत क्यों है? तो रिसोर्स कंजर्वेशन की जरूरत यह है, इसलिए है क्योंकि हमें अभी प्रेजेंट के लिए भी सोचना है और जो फ्यूचर में आने वाली जनरेशन है उसके लिए भी सोचकर रखना है। आप आज की डेट में कोयला है कंटिन्यूअसली यूज कर रहे हैं, हो सकता है कि फ्यूचर में जो जनरेशन आए उसको ये कोयला देखने के लिए ना ही मिले, फ्यूचर जनरेशन को। क्यों? क्योंकि हम उसको बहुत एक्सट्रीम लेवल पर उसको यूज कर रहे हैं। क्लियर? आगे आ जाओ। इट ऑल्सो मेंटेन्स इकोलॉजिकल बैलेंस। हाँ, अगर कोई रिसोर्स हमारे यहाँ से खत्म हो जाएगा तो दिक्कत है, तो इसलिए हम उसको इस तरीके से यूज करें कि वो हमारे लिए आगे के लिए बचा रहे, तो इससे जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो बना रहेगा, कोई चीज हमारे यहाँ से गायब नहीं होगी कंप्लीटली। एंड द लास्ट पॉइंट, द केयरलेसनेस कैन क्रिएट अ सिचुएशन वेयर even the renewable resources can become very scarce and the non-renewable ones can be definitely get exhausted। कहने का मतलब यहाँ ये है कि अगर हम लापरवाही बरतते रहेंगे तो जो रिन्यूएबल रिसोर्स है, जो कि क्या होते हैं कुछ समय बाद रिन्यू हो जाते हैं, अगर हम लापरवाही ही करते रहेंगे तो ये जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी हैं वो क्या हो जाएंगे? कम पड़ जाएंगे, उनकी मात्रा कम हो जाएगी। और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है जो कि खत्म होने के लिए ही है, वो भी क्या करेंगे? जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएंगे अगर हम उनको क्या नहीं करेंगे? कंजर्व नहीं करेंगे। ठीक है? वी कैन डू द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज बाय रिड्यूसिंग कंजम्पशन। फर्स्ट पॉइंट, हम रिसोर्स कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं? कंजम्पशन कम करके और रिसोर्सेज को रिसाइकल करके। ठीक है? ये दो पॉइंट्स हैं। वैसे भी 3R आप लोगों ने सुने होंगे। 3R जो होते हैं ना, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। किसी भी चीज का हमें ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसको दोबारा इस्तेमाल करना चाहिए और उसको रिसाइकल करके वापस से इस्तेमाल कर लेना चाहिए। ठीक है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो मैंने आपको अभी बताया था, इसको थोड़ा सा बड़ा करके पढ़ते हैं। क्या है इसमें? तो इसमें यह था बेटा, सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या था, तो मैंने पहले ही बताया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यह है कि हमें रिसोर्सेज को यूज करना है, उसको फ्यूचर के लिए बचा के रखना है। ठीक है? तो जो अर्थ समिट 1992 में एक मीटिंग हुई थी, उसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को क्या किस तरीके से बताया था? तो उन्होंने ये कहा कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, जो आर्थिक रूप से डेवलपमेंट हो रहा है, अभी चल रहा है, उसमें हमें प्रेजेंट की और फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोचना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो मेन एम्स है, जो उनके मेन टारगेट है, वो क्या है? देयर शुड बी प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज। पॉइंट नंबर 1, जितने भी रिसोर्सेज है उनको प्रॉपरली यूज किया जाए। पॉइंट नंबर 2, द नीड्स ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट। आज के समय में युवाओं को या फिर आज के समय की जनरेशन को क्या क्या चीजें चाहिए, उस पर भी हमें ध्यान देना है और आने वाली जनरेशन पे भी हमें ध्यान देना है। ठीक है? थर्ड, द डिस्पैरिटीज बिटवीन द नेशन शुड बी रिड्यूस्ड और रिमूव्ड। जो देशों के बीच में, अलग अलग देशों के बीच में जो लड़ाई है, उसको भी हमें क्या करना है? कम करना है या उसको हटा देना है। ठीक है? जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मेन मुख्य जो नियम थे, मतलब कहने का मेन जो उसकी मुख्य कह सकते हैं कि आपके क्या प्रिंसिपल नीतियां कहते हैं, जो उनके मेन टारगेट थे, वो क्या क्या थे? कि हर लोग, सभी लोगों की हमें केयर करनी है। ठीक है? ह्यूमन लाइफ को बेहतर बनाना है। ठीक है? अर्थ की जो अर्थ पर जो अलग अलग चीजें उनको स्टोर करके रखना है। ठीक है? और ज्यादा जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको कम से कम उनका वेस्ट करना है और चेंज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स द नेचर एनवायरनमेंट, और हमें एनवायरनमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक है? तो ये सारी चीजें सस्टेनेबल डेवलपमेंट 1992 में जो मीटिंग हुई थी उसमें इन सब के बारे में बातचीत की गई थी। क्लियर? चलो, आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। आज की क्लास ज्यादा लंबी वीडियो ना रखते हुए क्लास के टॉपिक को उतना ही रखेंगे जितना हमारे लिए बेनिफिट है। ठीक है? तो आज की क्लास जो है वो हम यहीं पर खत्म करते हैं। इसके बाद 2 चीजें और रह गई है। क्या? एक आपका रह गया डिफरेंस बिटवीन। ठीक है? डिफरेंस बिटवीन करके टॉपिक बचा है, और एक इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव और कुछ ट्रू फॉल्स की जो हम है हेल्प करेंगे, मतलब उनको सॉल्व करेंगे जो हमने अभी तक पढ़ा उसकी मदद से। ठीक है? सो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। इसको पढ़िए, आराम से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, क्लास 8 के लिए जो मैथ्स की वीडियो आने वाली है वो भी बहुत जल्दी शुरू होने वाली है और साइंस की भी शुरू होने वाली है, तो बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।